हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्फो मस्ती। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि सभी पेरेंट्स की दिक्कत आने वाली है कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कि उनका रिजेक्ट हो रहा है, कि उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। तो उस सभी प्रॉब्लम्स का आज मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो कृपया करके लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, तो आपको पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है A to Z, कि आपका रिजेक्ट भी नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी भी है तो भी अप्रूव्ड हो जाएगा आपका। तो टेंशन नहीं लेनी। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी के। आपको गूगल पे आ जाना, चाहे आप मोबाइल से खोल रहे हो या डेस्कटॉप पे खोल रहे हो या अपना लैपटॉप है, तो सिंपली आपको पहले गूगल पे आ जाना। तो गूगल पे आपको क्या डालना है, ईडूडेल। ईडूडेल मैं डाल देता हूँ। तो ईडूडेल डालने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें पहले वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कहाँ हमारा जोनल लेवल है वो डिपेंड करता है। पहले जोनल लेवल डिसाइड करता है हमारा जोनल लेवल कहाँ है। या तो आपके मैसेज में आ गया होगा, अगर किसी बंदे के पास मैसेज नहीं आया है, किसी पेरेंट्स के पास, तो आप यहाँ सिंपली ये देख सकते हो EWS DG एडमिशन लिखा है, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है, चौथे नंबर पे जो लिखा है EWS DG रिजल्ट 25-26, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी, जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है, और यहाँ अपना कैप्चा कोड डालना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देता है। तो मैं यहाँ पहले कैप्चा कोड डाल देता हूँ। एक मिनट, कैप्चा कोड डाल देते हैं, ठीक है, और सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ देख सकते हो मैंने सभी डिटेल डाल दिया, मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हो रिजल्ट आ चुका है, जो भी आपके बच्चे का रिजल्ट होगा वो पूरा आ चुका है। यहाँ आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा, मदर का नाम आ जाएगा, और अगर फादर मदर नहीं है तो कोई भी गार्जियंस हैं उनका नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा यहाँ, और अलॉटमेंट स्कूल, ये इंपॉर्टेंट है, अलॉटमेंट स्कूल ID। कई पेरेंट्स को तो, क्योंकि एक जैसे स्कूल होते हैं, नाम एक जैसे होते हैं, IDs अलग होती हैं, कुछ स्कूल मॉर्निंग के होते हैं, कुछ स्कूल इवनिंग के होते हैं। तो ये अलॉटमेंट जो ID है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लेना कहीं, ठीक है। और इसका भी आपको 2 फोटोकॉपी लेके जानी है, आपको 2 प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। और स्कूल नेम, क्लास, और ये है इंपॉर्टेंट एड्रेस ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ लिखा है जोन 17, तो आपकी में जोन 14 आ सकता है, जोन 16 आ सकता है, जिस भी जोन में आए। और यहाँ एक स्कूल का नाम लिखा हुआ है, मीन्स ये आपका जोनल लेवल का नाम लिखा है जहाँ आके आपको वेरिफिकेशन कराना है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, एक तो प्रोसेस है आपको अपने मैसेज से पता चलेगा, दूसरा आपको रिजल्ट से पता चलेगा। तो अब आते हैं इसके बाद क्या करना है। तो अब इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको सिंपली उसी वेबसाइट पे आना है। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कैसे करना है आपको। तो यहाँ गूगल पे खोल देना आपको, मोबाइल से या लैपटॉप से या डेस्कटॉप पे। तो ईडूडेल टाइप करना है, ईडूडेल की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। यहाँ लिखा है पब्लिक सर्कुलर, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ देखो 2 गाइडलाइंस दे रखी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, हिंदी में तो हिंदी में, या इंग्लिश में इंग्लिश में। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें, आपको इनसे मतलब नहीं है, ज़्यादा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली नीचे आना है। और यहाँ देख सकते हो, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है द सक्सेसफुल कैंडिडेट सेल अप्रोच द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर टू गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड एज पर शेड्यूल। अब शेड्यूल क्या क्या है, तो शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट क्या ले जाना, फिर शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में क्या है, 2 प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपने फॉर्म भरा था वो कैसे नहीं मिलेगा, वो भी प्रोसेस में बता दूंगा आपको पहले। तो यहीं जब है लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो इस पर क्लिक करके आप डिटेल्स डालोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी पासवर्ड है जो भी आपके पास फ़ोन में आया था वो पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डालोगे और लॉगिन करो। तो वहाँ से जो फॉर्म आएगा उसे डाउनलोड कर लेना, और उसके 2 प्रिंट आउट आपको निकालना है, वो साथ में चाहिए आप, ठीक है। फिर आ जाते हैं बैक टू इस पे, 2 फोटोग्राफ, किसके, जो भी आपके लड़का या लड़की जिसका भी नाम आया अलॉटमेंट लिस्ट में, उनकी 2 फोटोग्राफ चाहिए आपको, ठीक है। 2 कॉपी ऑफ आधार कार्ड, जो भी आधार कार्ड लगाया अपने बच्चे का, या आपने अपनी आपकी बच्ची बच्ची है या आपका लड़का है, उसके 2 आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए। तो बैक साइड फ्रंट साइड एक ही पेज पे होना चाहिए, और उस पर सेल्फ अटेस्टेड कराना है। किसको सेल्फ अटेस्टेड कराना है, या तो पापा कर सकता है उसको, या उसकी मम्मी कर सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर पापा है तो पापा ही करे तो बेस्ट रहेगा उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 2
कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स, मीन्स उसकी मम्मी और पापा दोनों के आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। और उस पे दोनों को सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब सेल्फ अटेस्ट का मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं से जाना, खुद से अटेस्ट करना, मतलब खुद से साइन करना है, ऊपर लिख देना है सेल्फ अटेस्ट, बस। इससे बड़ा बड़ा काम कुछ नहीं करना है। क्योंकि कई लोग क्या मतलब सेल्फ अटेस्ट मतलब होता है कहीं वकील के पास जाना है, नोटरी पे साइन कराना है, कुछ नहीं होता। सेल्फ अटेस्ट मतलब होता है खुद से साइन करना। नेक्स्ट क्या है, टू सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। किसकी डेट ऑफ बर्थ? जो भी आपके बच्चे का अलॉटमेंट आया उनकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए। या तो आप एमसीडी का कोई प्रूफ हो, या आपके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो, या वो भी ना हो तो आंगनवाड़ी का प्रूफ हो, वो भी ना हो तो एमएलए का कोई भी लेटर वेटर लिखवा लेना, उससे भी काम चल जाएगा। बट जो भी आपने डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड किया था वही ले जाना, जो भी पहले अपलोड किया था। तो आप मोस्टली डॉक्यूमेंट पेरेंट्स से अपलोड कर रखा है बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसकी 2 फोटोकॉपी लेके जानी है और उस पर सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है, साइन करके लेके जाना पेरेंट्स को। नेक्स्ट, टू सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ रेसिडेंट प्रूफ। आप रेसिडेंट प्रूफ में क्या क्या मांगते हैं? तो या तो ये बिजली का बिल मांगते हैं, तो कई जो स्मार्ट जो पेरेंट्स होते हैं तो वो सभी डॉक्यूमेंट भर ले जाते हैं, तो बिजली का बिल भी ले जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी ले जाते हैं, राशन कार्ड भी ले जाते हैं, तो वो फंस जाती है। आपको कुछ नहीं ले जाना ना, आपको बस आधार कार्ड लेके जाना है, क्योंकि वहाँ आधार कार्ड ही लगाया आपने, ठीक है। हाँ, आधार कार्ड नहीं है आपके पास, ठीक है, आधार कार्ड के अलावा आपने कुछ डॉक्यूमेंट और अपलोड किया है जो कि नहीं किया होगा आपने, ठीक है, बस आधार कार्ड ही लेके जाना, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। तो वही आपको लेके जाना और कुछ लेके मत जाना। वो बोलेंगे आपके पास बिजली का बिल है, बोले सर है बट अभी नहीं है, अभी मेरे पास आधार कार्ड ही है, ठीक है। तो आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट दोगे तो फंसोगे, तो ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं देना हमें, लिमिटेड डॉक्यूमेंट करना। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको सीरियल वाइज ही लगा के ले जाना है, तो आपका इजी तरीके से वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट 7वें नंबर पे आ रहा है, टू सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है? जो ईडब्ल्यूएस का एक सर्टिफिकेट बनता है कि जो भी मतलब जिनकी इकोनॉमिकल वीकर कंडीशंस होते हैं, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे होता है, उनका एक सर्टिफिकेट बनता है। अगर आप हो तो आपने अपलोड किया होगा या इशू आपने अप्लाई किया होगा, तो वो जब अप्रूव हो जाता है तो वो लगाना है। और जो डीजी मतलब क्या है, जो एससी एसटी ओबीसी, अगर एससी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एससी की सर। और ये किसका होना चाहिए? ये बच्चे का होना चाहिए, बाप का माँ का नहीं चलेगा, आपके अपने बच्चे का होना चाहिए। हाँ, किसी पेरेंट्स ने क्या कर रखा था, उन्होंने ना अप्लाइड कर रखा था और किसी कारण से वो रिजेक्ट हो गया था, उन्होंने दोबारा अप्लाइड किया और अप्रूव्ड हो गया, तो डरने की बात नहीं है। आपको दोनों डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उन्हें समझाना है। अगर वो नहीं समझे तो उनसे टाइम लेना है, सर ऐसी ऐसी बात, और रिटर्न में एक एप्लीकेशन लिख के दे देना है, सर मेरा ये डॉक्यूमेंट था, मेरे को ये दिक्कत थी, इसी वजह से मेरा रिजेक्ट हुआ था, अब मेरा अप्रूव्ड हो चुका और ये नया एप्लीकेशन नंबर है, तो मैं अपने आप को कंसेंट दे रहा हूँ, उसमें अपने आप के सिग्नेचर करने और एक एप्लीकेशन लिखने, और कुछ दिक्कत नहीं होगा, आपका लीगल हो जाएगा। और अगर मान लो उनके मम्मी पापा नहीं है तो किसी और गार्जियन के पास रह रहे हैं, तो उनका एक प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड ले लो या पैन कार्ड ले लो या वोटर आईडी कार्ड ले लो, वो बस। ये मोस्टली आपको 7 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और 7 डॉक्यूमेंट भी इसी क्रम में चाहिए आपको। और कई पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टेपलर लगा देते हैं फोटो में, तो फोटो में स्टेपलर नहीं लगाने। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोटो में स्टेपलर नहीं लगाना है, अदरवाइज फोटो में स्टेपलर लगाओगे तो वहाँ जो भी टीचर्स जो वेरिफिकेशन करें तो आपको बहुत सुनाने वाले हैं, डांटने वाले हैं, तो इसलिए मत लगाना है स्टेपलर। आपको सिंगल 2 फोटोज लेके जानी है, वो भी बच्चे की, अपनी फोटो लेके नहीं जानी, ठीक है। अब आते हैं शेड्यूल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, अगर ये समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना यार, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अच्छे से मैं वहाँ जाके और रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। अब आते हैं शेड्यूल के बारे में। तो शेड्यूल के देखो, इसी में ना लास्ट में आएगा एडमिशन शेड्यूल, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो एडमिशन शेड्यूल में क्या है, जो टाइमिंग है वो कई कई पेरेंट्स क्या करें, मतलब 6-6 बजे लाइन में लग जाते हैं, तो इतनी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आपको 10:30 बजे या 10 बजे आ जाओ या 9 बजे आ जाओ, क्योंकि उन्हीं पेरेंट्स का होगा जिनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं। बाकी तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, वो बेफालतू में लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आपका डॉक्यूमेंट है तो आपको सिंपली अपने जोन वाली लाइन में लगना है। वो वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, वेरीफाइड होगा, आपको टोकन नंबर दे दिया जाएगा, फिर आपको अपने डेस्क के अंदर जाना है, वहाँ वेरीफाइड कर लेना है। मुश्किल से आपको 1 घंटे के अंदर काम में हो जाएगा आपका। तो कब कब कराना है, तो आपको 6 तारीख से 29 तारीख के बीच में कराना है। तो एक चीज़ और, मैसेज आया है कई पेरेंट्स के उसमें और लिखा हुआ है ऑन 5 मार्च, 5 अप्रैल लिखा हुआ है, तो मीन्स कई कई पेरेंट्स सोचा 5 तारीख को ही जाना, नहीं, वो गलत मैसेज आ गया उनके पास से। आपको 6 तारीख से 29 तारीख के बीच में ही जाना है आपको। तो हो सके आपको जल्दी करा लें, 15 तारीख से पहले पहले करा लें, क्योंकि छुट्टियां पड़ेंगी, फिर क्राउड ज़्यादा बढ़ेगा, फिर दुनिया भर की पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो आप जल्द से जल्द करा लें,
ठीक है। दूसरी बात, फाइनल अपॉर्चुनिटी, अगर मान लो कोई पेरेंट्स नहीं जा पाया 29 तारीख, कुछ दिक्कत हो सकती है, किसी फाइनल कुछ दिक्कत हो सकती है फैमिली के अंदर, तो वो 31 से 5 मार्च तक, 5 अप्रैल तक खुलेगा, तो वहाँ जाके भी आप करवा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, अगर किसी पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत पाई गई है, तो 6 तारीख से 11 तारीख के बीच में भी आप करा सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली ये नहीं है कि आपका रिजेक्ट कर देंगे, डरना नहीं है। और ना किसी को पैसे भी नहीं दे रहा हूँ, और बहुत दलाल बैठे होंगे पैसे लेने के लिए, तो आपको नहीं 1 रुपए किसी से बात करनी है। अगर आपने बात करी पैसों की, तो वहाँ आपका ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 लेयर में आपका वेरिफिकेशन चल रहा है। एक तो स्कूल लेवल पे, जोनल लेवल पे, और जब आप अब वहाँ जब ये डिपार्टमेंट जाएगा, तो डिपार्टमेंट अलग से वेरीफाइड करेगा। तो आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। पैसे दोगे तो आपके पैसे भी चले जाएँगे और बच्चे का एडमिशन कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट, फाइनल रिस्पॉन्स, अगर मान लो आपका मतलब कुछ भी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया और आपको सब 2 दिन और आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे 7 अप्रैल तक। उसके बाद अगर मान लो पेरेंट्स सैटिस्फाई नहीं है, उसके मान लो कोई भी बार-बार मना कर दिया जाए, तो आप 23 तारीख तक आपको डीएएमसी में आप कंप्लेंट रेज़ कर सकते हो कि सर मेरा ये चीज़ थी, मेरा वहाँ रिजेक्ट कर रहे हैं बार-बार और मेरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं। तो डीएमसी की वेबसाइट पे जाके, वहाँ जाके आपके जोनल के पास जो भी है, वहाँ जाके आप कंप्लेंट रेज़ कर सकते हो। ये भी 23 तारीख और 8 मई के बीच में, ठीक है? और डीएमसी विल बी, जो भी डीएमसी जो फाइनल अपील कर पाओगे, वो कर पाएँगे 9 तारीख से 20 तारीख के बीच में, ठीक है? उसके बाद जब भी आपके वेरीफाइड हो चुकेगा, तो आपको जब एडमिशन कराना है, वो कराना है 6 मार्च से 26 मई के बीच में आपको कराना है एडमिशन। जो एडमिशन की डेट है, आपका वेरीफाइड हो गया, तो आप 6 मार्च से लेके 26 मई के बीच में आप अपने एडमिशन करा सकते हैं। और जो सेकंड लिस्ट आने वाली है, फर्स्ट लिस्ट में जो भी छट जाएँगे, जो भी पेरेंट्स एलिजिबल नहीं है, या फर्जी डॉक्यूमेंट डाले थे जिन पेरेंट्स ने, या अप्रूवल नहीं हो पाया, तो वो पेरेंट्स हटने का, जो वैकेंसीज़ आएँगी, उनके लिए जो सेकंड लिस्ट आएगी, वो आएगी अप्रैल के बाद आएगी। अप्रैल या मई भी हो सकता है, तो सेकंड लिस्ट का भी आपको वेट करना है। ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपके सभी क्वेश्चंस और आंसर दे दिए हैं आपको। फिर भी किसी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, तो मैं उसका ज़रूर डेफ़िनेटली आपको आंसर दूँगा। तो बाय, टेक केयर।